नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं एनपी सिंह केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण फ्रांस की क्रांति के परिणाम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों को पढ़ा था, चाहे वो सामाजिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो या अंतर्राष्ट्रीय कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इसमें हम उसके परिणामों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे एक एक बिंदु के ऊपर। आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा इसको। जैसे फ्रांस की क्रांति के परिणाम 10 परिणाम है। देखो, फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। मैंने कई बार बता दिया है। फ्रांस की क्रांति की हुई, फ्रांस के शासकों की जो तानाशाही और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के विरुद्ध जनता असंतुष्ट हो गई, तो जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये कौन सी थी? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में कई शासक हुए। इंग्लैंड के बाद में अगर किसी शक्तिशाली देश का नाम आता है तो वो आता है फ्रांस। फ्रांस लुई 14वें के शासन काल में क्या हुआ? फ्रांस बहुत शक्तिशाली बन गया था कि लुई 14वें ने फ्रांस को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आसपास के सभी क्षेत्र हैं उस पर अपना आधिपत्य अधिकार किया, अपने सामंतों की शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा दिया, जिससे उसमें अथाह पैसे खर्च हुए, धन का व्यर्थ व्यय हो गया, आर्थिक स्थिति दिनों दिन फ्रांस की खराब हो गई। फिर इसके बाद में लुई 15वें बना। ये विलासी प्रवृत्ति का, आलसी प्रवृत्ति का शासक हुआ करता था। इसने भी धन का व्यर्थ व्यय किया, धन को पानी की तरह बहाया। आर्थिक स्थिति को सुधार करने का उसने बिल्कुल प्रयास नहीं किया, जिसके कारण एक दिन ऐसा समय आया कि फ्रांस की जनता भूखे मरने लगी और इसी जनता ने अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह के क्या परिणाम निकले, इसके बारे में एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन सा बिंदु? चलो, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, परिणाम निकला। धर्म निरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। राजनीतिक देन, समाजवाद का प्रारंभ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भावना का प्रचार हुआ। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, लोक निर्माण कार्य, व्यक्ति की महत्ता पर बल और राष्ट्रीय विकास, ये उनके परिणाम निकले थे। एक एक बिंदु पर अपन बात कर रहे हैं। पहली बात करेंगे सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति होने के बाद में जो मध्यकाल की स्थिति के कुछ पूर्व में जाए तो एक समय चल रहा था, मध्यकालीन समय, जो सामंतीवाद का बाहुबल था। सामंत लोग थे, जो कुलीन बड़े लोग थे, उनका ही बाहुबल हुआ करता था। मध्यम वर्ग का कोई महत्व नहीं था। मध्यम यानी जो निम्न वर्ग है, उन लोगों का कोई महत्व नहीं था। ये जो सामंत लोग थे वे क्या होते थे? जनता का अधिक से अधिक शोषण करते थे। जनता बहुत परेशान थी उन लोगों से, अधिक से अधिक शोषण करते थे। जनता इनसे बहुत अधिक परेशान हुआ करती थी। जनता क्या थी? बहुत अधिक परेशान थी। सामंती व्यवस्था चल रही थी, ये उनका जनता का बहुत अधिक शोषण करती थी। ये क्या किया? सामंती कुलीन और पैसे वाले लोग होते थे सामंत लोग। जैसे ही मध्यकालीन की समाप्ति, जनता को जब उनके बारे में पता चला तो सामंतीवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और एक समय ऐसा आया फ्रांस के अंदर कि सामंतीवादी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हुई। और जब ये सामंतीवादी व्यवस्था फ्रांस में समाप्त हुई तो इसका प्रभाव अन्य यूरोप के देशों पर में भी पड़ा और उन्होंने भी सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रयास किए यूरोप के अंतर्गत। देखो, सामंतवादी प्रथा में कौन से लोग आते थे? कुलीन लोग आते थे। कुलीन यानी पैसे वाले लोग आते थे। कुलीन लोग कैसे लोग आते थे? कुलीन लोग आते थे।
चर्च के पोप और पादरी लोग भी, ये भी इस सामंतवादी लोक में आते थे। उनके पास अथाह पैसे था, विलासीपूर्ण जिंदगी जीते थे और जनता का अधिक से अधिक शोषण करते थे। इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम बात कर रहे हैं दूसरे धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ, अगले बिंदु की बात करें, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। एक ऐसा राज्य की स्थापना हुई जो धर्मनिरपेक्ष, धर्म के बारे में सभी लोग स्वतंत्र हो गए, उसको धर्म की उपासना करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा पद्धति और रीति रिवाज को अपना सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता मिल गई फ्रांस की क्रांति होने के बाद में फ्रांस में। लेकिन पहले क्या होता था, पहले मध्ययुगीन समय था कि जो राजा लोग थे, जो जिस धर्म को अपनाते थे, जैसे मध्यकालीन की बात करें, ये राजा लोग हैं, राजा या शासक लोग हैं, ये जिस धर्म को अपनाते थे जनता को भी उसी धर्म को अपनाना पड़ता था। अगर जनता इस धर्म को नहीं अपनाती थी तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था, कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। राजा ने जिस धर्म को अपनाया है, जनता को भी उसी धर्म को अपनाना पड़ेगा, इसी धर्म की रीति रिवाज पूजा पद्धति को अपनाना पड़ेगा। अगर कोई जनता राजा या शासक की बात नहीं मानती थी तो जनता को कड़ी और सजा दी जाती थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोगों को धर्म के बारे में पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया और फ्रांस को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया कि धर्म के बारे में सभी लोग स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव युक्त प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी। ऐसा धर्म निरपेक्ष राज्य फ्रांस को घोषित कर दिया गया था। पहले मध्यकालीन युग में ऐसा समय चल रहा था कि राजा जिस धर्म को अपनाते थे वो सभी जनता को मानना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। चलो अगले बिंदु की बात करें, तीसरे बिंदु की अपन बात कर रहे हैं। अलग अलग बिंदुओं के ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजनीतिक अध्ययन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, राजनीतिक अध्ययन। फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले। फ्रांस की क्रांति से कुछ पूर्व में अगर हम जाए तो फ्रांस का जो राजा और शासक थे ये अपने आप को देवी अधिकार मानते थे, देव्य अधिकार मानते थे। फ्रांस के शासकों का मानना था कि स्वयं भगवान ने हमें जनता की रक्षा करने के लिए भेजा है, हम भगवान के दूत हैं, सभी जनता को हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर कोई भी जनता हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती है तो स्वयं वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। ये राजा लोग मानते थे कि हम सब देवता के एक दूत हैं, देवी अधिकार रूप विद्यमान है हमारे में, जनता को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जनता को उसके बारे में सब कुछ पता चला कि शासक और राजा कोई देवी अधिकार नहीं है, अगर देवी अधिकार होते तो ये भी स्वयं भगवान बन जाते, तो उन्होंने, इन जनता ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और पहले क्या होता था, शासन राजा के हाथ में होता था, राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा जो कानून बनाता था वो सभी को मानना पड़ता था। लेकिन बाद में एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो शक्तियां हैं वो जनता के हाथ में चली गई, संप्रभु जो शक्तियां हैं वो जनता के हाथ में चली गई और जनता ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने शक्तियों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्तियों का उपयोग करना। पहले तो राजा सर्वोपरि होता था, कानून राजा स्वयं बनाता था और राजा के कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। बाद में ये फ्रांस की क्रांति होने के कारण संप्रभु जो शक्तियां थी वो जनता में नीत हो गई, जनता अपना प्रतिनिधि सुनते थे और यही शासन चलाते थे और यही कानून बनाते थे। धीरे धीरे कई राजनीतिक दलों का विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति होने के ये परिणाम निकले।
पहले राजा का शासन था, फिर जनता का शासन हुआ, कई राजनीतिक दलों का विकास हुआ, कहीं राजनीतिक दलों का विकास हुआ, राजनीतिक दलों का क्या हुआ, विकास हुआ। चलो, ये अपन 3 बिंदु की बात की है। एक एक बिंदु के ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात कर रहे हैं सामंती व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, राजनीतिक देन। अब तीसरी बात करते हैं समाजवाद का प्रारंभ। समाजवाद का प्रारंभ हुआ। पहले क्या होता था, अमीर और गरीब लोगों के बीच में सही न्याय नहीं होता था। 2 वर्ग थे, एक तो थी अमीर वर्ग और दूसरा था गरीब वर्ग। इन दोनों के मध्य समान न्याय नहीं होता था। न्याय क्या होता, समान न्याय नहीं होता था। जब समाजवाद प्रारंभ हुआ तो अमीर और गरीब दोनों के मध्य क्या हुआ, समान कानून बनने लगे। क्या बनने लगे, कानून क्या बनने लगे, कानून दोनों के लिए समान बनने लगे, कानून समान बनने लगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों के कानून क्या होंगे, समान होंगे। और एक समाजवाद का क्या हुआ, विकास हो गया। और सामाजिक समानता का के ऊपर बल दिया गया कि चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, उसे समाज के आधार पर कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और अमीर और गरीब में समान न्याय हुआ और समान कानून व्यवस्था प्रारंभ हुई फ्रांस की क्रांति के बाद। लेकिन पहले फ्रांस की क्रांति से पहले ऐसा फ्रांस के अंतर्गत भाई नहीं था। फ्रांस के अंतर्गत ऐसा मामला पहले नहीं था। फिर समान ही कानून बनने लगे और समाजवाद का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। सभी लोग स्वतंत्र रहने लगे। अब हम बात करेंगे एक एक बिंदु के ऊपर, एक एक बिंदु की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भावना का विचार। जब मनुष्य को मानवाधिकार की घोषणा कर दी, मानव को कई अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, मनुष्य को स्वतंत्रता की, पहले मनुष्य है वो स्वतंत्र नहीं था, राजा महाराजाओं के अधीन रहना पड़ता था। पहले समानता नहीं थी, यानी विशेषाधिकार वर्ग लोग थे, उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। बंधुत्व की भावना नहीं थी, प्रेम भाव किसी प्रकार का नहीं था। लोग प्रतिबंध, ये पोप, पादरी और कुलीन वर्ग लोग थे, उनके अधीन थे। विशेषाधिकार वर्ग और विशेषाधिकार रहित 2 वर्ग थे। कैसे वर्ग थे, एक तो विशेषाधिकार वर्ग, विशेषाधिकार वर्ग, एक है विशेषाधिकार रहित वर्ग। 2 वर्ग विद्यमान थे, विशेषाधिकार रहित वर्ग। इसका ही बाहुबल था, विशेषाधिकार वर्ग का। विशेषाधिकार रहित वर्ग का कोई बाहुबल नहीं था। इसमें कौन लोग आते थे, सर्स के पोप, पादरी और कुलीन वर्ग लोग आते थे। इसमें कृषक लोग आते थे, सारे दिन कृषि का कार्य करते रहते थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी ही नसीब हुआ करती थी। और कुछ मजदूर वर्ग के लोग आते थे। निम्न वर्ग का कोई औचित्य नहीं था, निम्न वर्ग का कोई, उनको स्वतंत्रता नहीं थी, न समानता थी, न बंधुत्व। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई तो लोगों को स्वतंत्रता का भाव, लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता मिल गई, लोगों को प्रेम से रहने की स्वतंत्रता मिल गई, लोगों को सहानुभूति की स्वतंत्रता फ्रांस की क्रांति के बाद में मिल गई। और इस समय एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसका नाम है मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग का जो काम था वो काम था मध्यम वर्ग का व्यापार और वाणिज्य करना। क्या करना, व्यापार और वाणिज्य करना। ये मध्यम वर्ग तीसरा उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार स्वतंत्रता, समानता, अब किसी के साथ चाहे वो कानून बना है तो सभी का समान होगा, कोई भी चाहे बना है वो सभी के लिए समानता का ही अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता है यानी उसके ऊपर कोई प्रतिबंध
नहीं है। कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी ले सकता है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा में प्रोफेसर बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कुलीन वर्ग के लोगों को ही लिया जाता था, राजा महाराजा के जितने सगे संबंधी थे उनको ही लिया जाता था। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ? समाज के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ। समाज में परिवर्तन क्या हुआ? पहले न्याय सही तरीके से न्याय नहीं होता था, अब सही तरीके से न्याय होने लगा, क्योंकि समाज में विशेषाधिकार और विशेषाधिकार रहित और मध्यम कैटेगरी के लोग विराजमान थे। विशेषाधिकार वर्ग लोग हैं वो अपनी मनमानियां करते थे। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उनका बाहुबल हुआ करता था, लेकिन बाद में फ्रांस की क्रांति के साथ उनका समानता का अधिकार हो गया था। दूसरा उसमें क्या हुआ कि हर क्षेत्र में उनको समानता का अधिकार दिया गया। सामाजिक परिवर्तन ये हुआ, स्त्री और पुरुषों ने भी अपने समानता के लिए क्या किया? आंदोलन किया। पहले स्त्री और पुरुषों दोनों में क्या था? समानता नहीं थी। ये स्त्री और पुरुषों में पहले क्या होती थी? समानता नहीं थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद स्त्री और पुरुषों में भी समानता स्थापित हो गई थी। अमीर और गरीबों के मध्य भी समाज में क्या हुआ? परिवर्तन, समानता स्थापित हो गई थी। सामाजिक परिवर्तन हो गया था समाज के अंतर्गत। अब हम बात करें एक एक बिंदु की, और अगर हम बढ़े एक एक बिंदु, देखो सामाजिक परिवर्तन, आपको पता है समाज में परिवर्तन क्या क्या हुआ। देखो पहले तो लोगों को आर्थिक शोषण होता था, लोग सामंतवाद के नीचे काम किया करते थे। ये अपने अमीर गरीब में बहुत सारी खाई हुआ करती थी। ये एक मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ और मध्यम वर्ग ने भी इसके ऊपर आंदोलन लड़े। हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन हुआ। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ, इस में अपन बात कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली के ऊपर परिवर्तन। चलो, पहले जो शिक्षा है वो पोप और पादरियों के द्वारा सर्च में दी जाती थी। पोप और पादरियों के द्वारा अगर कोई शिक्षा दी है वो सही, चाहे वो गलत है फिर भी उसको सही माना जाता था। बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनके द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती थी वो सही है, पोप पादरियों के द्वारा। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद शिक्षा में भी परिवर्तन देखा गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने माध्यमिक शिक्षा की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट इटली का था। नेपोलियन बोनापार्ट चार्ल्स बोनापार्ट उसके पिता है, माता का नाम लिटिसिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा में परिवर्तन कर दिया। उसने माध्यमिक व विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। साथ में उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्यों में भी विकास किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों में भी परिवर्तन हुआ। कार्यों में भी क्या हुआ? अनुसंधान के कार्यों में भी परिवर्तन हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट, चार्ल्स बोनापार्ट के पुत्र ने शिक्षा में परिवर्तन, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया। उन्होंने पेरिस में सैनिक शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तन कर दिया। वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों में भी परिवर्तन हुआ था। ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। फ्रांस की क्रांति का ये परिणाम निकला। पहले जो शिक्षा थी वो पोप और पादरियों के द्वारा सर्च के अंतर्गत दी जाती थी। चलो अगले बिंदु की और बात करें अपन। अगले बिंदु, एक एक बिंदु पे बात करेंगे अपन। अगले बिंदु की बात कर रहे हैं लोक निर्माण कार्य।
फ्रांस की क्रांति के बाद लोक निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जनता के अनुरोध कई वस्तुओं का निर्माण करवा दिया गया। लोक निर्माण के अंतर्गत कई सड़कें बनी, बांधों का निर्माण करवाया गया, पुलों का निर्माण करवाया गया, कुओं का निर्माण लोक निर्माण के अंतर्गत करवाया गया। जो भूमि पहले बंजर थी, दलदली, जो भूमि पहले बंजर थी, दलदली, उसको उत्पादन योग्य बनाया गया और उसका भी उपयोग किया गया इस लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत। सड़कें, बांधों, पुलों और कुओं आदि का निर्माण लोगों के हित के लिए किए गए और बंजर और दलदली भूमि को उत्पादन योग्य बनाया गया लोगों के लिए। दूसरा, यातायात के साधनों का विकास हुआ। यातायात के पहले क्या यातायात के साधनों का विकास नहीं था, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। यातायात के साधनों के विकास होने के कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए। उन्होंने एक दूसरे से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, आयात निर्यात करना प्रारंभ कर दिया था, पहले ऐसा नहीं था। सड़कें का निर्माण भी हुआ, बांधों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, कुओं का निर्माण हुआ। ये सभी लोक निर्माण कार्य और आधुनिकीकरण का निर्माण हुआ। बात करें अगले बिंदु की, व्यक्ति की महत्ता पर बल। पहले क्या होता था? फ्रांस की क्रांति के बाद व्यक्ति की महत्ता और गरिमा को स्वीकार किया गया। पहले क्या होता था? अमीर वर्ग और कुलीन वर्ग थे, उन लोगों का ही महत्व था। निम्न वर्ग के लोगों का बिल्कुल कोई महत्व नहीं था। इसके बाद में व्यक्ति की महत्ता और उसकी गरिमा को स्वीकार किया गया। निम्न वर्ग को भी समानता का अधिकार दिया गया, पहले उनको समानता का अधिकार नहीं था। राष्ट्रीय विकास। फ्रांस की क्रांति होने के बाद में जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। कैसे हुआ? कि क्रांति हुई लोगों के मध्य, तो लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। यूरोप के अन्य देशों ने सोचा कि क्यों फ्रांस अपनी विद्रोह एवं क्रांति विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, तो यूरोप के अन्य देशों ने कहा हम भी अपने प्रतंत्र हैं, हम भी किसी के गुलाम हैं, हम भी विद्रोह करके आजादी हासिल कर सकते हैं। उनमें भी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। हमने इस प्रकरण में एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से अध्ययन किया है, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, मैंने कई बार बताया है, कॉपी में नोट करना। सामंती व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। धर्म तो ऐसे हुआ, लेकिन धर्मनिरपेक्ष धर्म के बारे में लोगों को स्वतंत्रता दी। राजनीति के दिन पहले देवी अधिकार था, अब राजनीतिक प्रभु सत्ता जनता में स्थापित हो गई। समाजवाद का उदय, सभी अमीर गरीब की खाई पूरी तरह से मिट गई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। सामाजिक परिवर्तन हुआ, सभी लोग प्रेम, बंधुत्व, सहानुभूति, प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त हो गई। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ। पहले क्या होता था? शिक्षा सर्स और पोप यानी पादरियों के द्वारा दी जाती थी, अब शिक्षा माध्यमिक और विश्वविद्यालय तक पहुंच चुकी थी। लोक निर्माण कार्य प्रारंभ हुए, कई बांध हैं, कुआं है, पुलों आदि का निर्माण कराया गया। यातायात के साधनों का विकास हुआ। व्यक्ति की महत्ता, पहले निम्न वर्ग का कोई महत्व नहीं था, धीरे धीरे व्यक्ति की महत्ता और गरिमा को भी महत्व दिया गया और राष्ट्रीय विकास की भावनाओं का विकास हुआ, जिससे अन्य लोगों ने भी अपने को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन किए। और इतना कहकर अपने इस टॉपिक को पूरा करते हैं। इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे और आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। और अगले वीडियो में मैं आपके सामने आपका मिलना होगा नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।